नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। एक पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। यानी बुरी आदतें आसानी से नहीं जाती। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के बने 13 महीने हो गए, लेकिन भ्रष्ट अफसरशाही अभी भी हावी है। आज सिस्टम में वही लोग मजबूती से कायम हैं जो पुरानी भूपेश बघेल सरकार के समय खुले हाथों से खजाना लूट रहे थे, बिना किसी परवाह के, बिना किसी डर के। एक का सामान 4 में खरीद रहे थे और जम से कमीशन खोरी कर रहे थे। मौजूदा सरकार के सीनियर मंत्री रामविचार नेताम, जो कृषि मंत्री हैं, जैसे ही इन्होंने शपथ ली तो उनके मंत्रालय के अफसरों ने फौरन चैम्प्स पोर्टल से ढेर सारी खरीदी करवाना उनसे शुरू कर दिया। यहाँ आपको चैम्प्स पोर्टल के बारे में कुछ बातें जानकर बड़ी हैरानी होगी। जैसे आप एक ट्रैक्टर खरीदने जाएं तो वो 8 लाख में आपको आसानी से खुले बाजार में मिल जाएगा, लेकिन चैम्प्स पोर्टल में इसकी कीमत सीधे उसी कंपनी की ट्रैक्टर जिसे आप खरीदना चाहते हैं वो सीधे 10 लाख की हो जाएगी। यानी 2 लाख सीधे तौर पर खुलेआम डंके की चोट पर कमीशन की भेंट चढ़ जाएगा। राज्य सरकार 400 की संख्या में करीब ट्रैक्टर खरीदती है, जिसमें आधे की सब्सिडी देने का प्रावधान है। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां तो बढ़िया है कि अन्नदाताओं को किस तरह से मजबूत किया जाए, लेकिन जिस तरह के मैंने भ्रष्टाचार के उदाहरण दिए वो अकेले कृषि विभाग के नहीं है। मौजूदा समय में आम जनता को क्या पता था कि CGMSC भी कोई विभाग होता होगा, लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से छापेमारी चल रही है, जिस तरह से कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और वो आंकड़ा 411 से कहीं बढ़कर 900 करोड़ के घोटाले का होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CGMSC में जो शुरुआती जांच में पता चला है 471 करोड़ का घोटाला तो अकेले दवा खरीदी वाले मामले में ही सामने आया है। बीती 1 फरवरी को लगातार दूसरे दिन ACB और EOW ने विभाग की तत्कालीन GM फाइनेंस मीनाक्षी गौतम, GM टेक्निकल कमलकांत पाटनवार, बायोमेडिकल इंजीनियर छिद्रोंद रावटिया, टेंडर एंड परचेसिंग ऑफिसर अभिमन्यु सिंह से पूछताछ की। अब बारी है तत्कालीन प्रबंध संचालक चंद्रकांत वर्मा और स्वास्थ्य संचालक भीम सिंह से पूछताछ की। ये दोनों ही IAS अधिकारी हैं। इनसे पूछताछ के लिए राज्य सरकार से अनुमति की औपचारिकता पूरी की जा रही है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों EOW और ACB की तेजी से कार्रवाई इसलिए हो पा रही है क्योंकि एक तेज तर्रार अधिकारी अमरेंद्र मिश्रा इन दोनों ही विभागों के प्रमुख हैं, रायपुर के IG हैं। लंबे समय तक केंद्र की प्रतिनियुक्ति के बाद जैसे ही नई विष्णुदेव साय सरकार में वापस लौटे हैं, इनके आगे कोई नेतागिरी और कोई पावर काम नहीं आ रहा है। लगातार कई चेहरों को ये बेनकाब कर रहे हैं और जिस तरह से EOW और ACB कार्रवाई कर रही है, आप यकीन मान के चलिए बहुत जल्द ही ऐसे ऐसे सफेदपोश जेल के पीछे जाने वाले हैं जिन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी कि सरकार बने 12-13 महीने हो गए, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अब वो सारे मिथक टूटने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का यह घोटाला कोई नया नहीं है। 11 सितंबर 2019 को स्वास्थ्य विभाग की संचालक निहारिका बारिक ने CGMSC को पत्र लिखकर ताकीद दी थी, निर्देश दिया था कि बिना बजट के कोई खरीदी न की जाए। लेकिन एक कहावत है, सैया भई कोतवाल तो डर काहे का। जब शासन और सिस्टम में कुछ बेईमान लोग राज कर रहे हों तो ऐसे ही हालात होते हैं। कोई नियम, कोई बजट की जरूरत नहीं थी और शुरू हो गई करोड़ों अरबों की अवैध खरीदी, घोटालेबाजी, धड़ल्ले से बिना किसी रोक टोक के। हाल में हुई छापेमारी से दुर्ग के जिस शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया है, जो मोक्षित कॉर्पोरेशन नामक कंपनी के डायरेक्टर हैं, 4 फरवरी तक वो रिमांड में है और रिमांड के दौरान इन्होंने कई सफेद पोश लोगों के नाम उगलने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि सूत्रों ने जानकारी दी है कि मोक्षित कॉर्पोरेशन के शशांक चोपड़ा को एक माध्यम बनाया गया था। इनके माध्यम से CGMSC के तत्कालीन MD चंद्रकांत वर्मा ने 2 बार में 27 दिन के अंदर 350 करोड़ रुपए के री एजेंट इनकी कंपनी मोक्षित इंटरप्राइज के माध्यम से खरीदी की थी। इसके भुगतान की
की फाइल जब DHS पहुंची तो वहां बजट की समीक्षा की गई। 2022-23 के अनुपूरक बजट में केवल 260 करोड़ ही बचे थे। ऐसे में बाकी के 90 करोड़ का क्या होता? तो इसके बाकी भुगतान के लिए 15वें वित्त में 45 करोड़ रुपए जो पड़े थे, उसके बावजूद ये राशि पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में सवाल उठना शुरू हो गया कि निर्देश के बावजूद बजट से अधिक खरीदी क्यों की गई, किन परिस्थितियों में हुई। लेकिन वो आवाज और वो प्रश्न दबा दिए गए। दरअसल छत्तीसगढ़ को लूटने वालों को यकीन था कि वापस से भूपेश बघेल की सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यहाँ लुटेरों की किस्मत खराब थी। सरकार बदलने के बाद ये बातें जब निकलकर सामने आई तो सबसे पहले संचालक स्वास्थ्य विभाग की ओर से 12 फरवरी 2024 को एक रिपोर्ट जो जारी की गई थी, लेकिन वो रिपोर्ट को दबाने में तब भी नौकरशाह प्रभावी रहे। भ्रष्ट और बेईमान लोगों का प्रभाव इतना ज्यादा था कि सरकार बदलने के बाद भी मोक्षित इंटरप्राइजेस को एक बड़ी रकम, कोई दावा कर रहा है 50 करोड़ तो कोई दावा कर रहा है 30 करोड़, ये रकम नई सरकार बनने के बाद भी उन्हें दिलवाई गई, क्योंकि पूरा खेल कमीशन का था। लेकिन बदले हुए हालात में जिस तरह के राजनीतिक परिदृश्य बदले हुए थे, ऐसा पाप ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहा और जैसे ही ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार उभर कर सामने आने लगा और अफसर अपनी ही जांच रिपोर्ट को दबाने में लगे, तो ऐसे में ACB और EOW की एंट्री होती है। उसके बाद जैसे कि आज हालात हैं, उससे आप यकीन मान के चलिए बड़े बड़े सफेद पोश नापे जाने वाले हैं। 12 जनवरी 2024 की जिस रिपोर्ट को दबाया गया था, इस रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य सेवा विभाग के तत्कालीन संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने 7 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसमें साफ तौर पर लिखा था CGMSC के रीएजेंट खरीदी में बहुत भारी पैमाने पर घोटाला हुआ है, अनियमितता हुई है। ये घोटाला कितने बड़े स्तर का है इसका अनुमान ही लगाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये घोटाला 2500 करोड़ तक पहुंच सकता है, यानी कोयले और शराब घोटाले से भी बड़ा ये घोटाला CGMSC का घोटाला है, जिसमें MRP से खरीदी की जांच फिलहाल समिति के द्वारा नहीं की जा रही है। 9 रुपए वाली ETDA ट्यूब जिसे 2300 रुपए में खरीदा गया, ऐसे ही 66 रुपए प्रति दर्जन वाली यूरिन बॉक्स 23,500 में खरीदा गया और इस तरह से घोटाला दावा किया जा रहा है 2500 करोड़ रुपए तक का यह घोटाला हो सकता है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन द्वारा 2021 से लेकर 2023 के बीच जिस कदर जमकर घोटाला किया गया, ये वही अवधि थी जब CGPSC का भी घोटाला हुआ था। इस अवधि के दौरान सारे घोटाले के रिकॉर्ड टूट चुके थे। दावा किया गया कि ये 450 करोड़ रुपए का भुगतान 2021 से 2023 के बीच अलग अलग तारीखों में किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद रीएजेंट का 229 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना बाकी था। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आ गए और आचार संहिता हटी। उसके बाद 24 जुलाई 2024 को एक जानकारी सामने आई, जिसके अनुसार ये बात उच्च स्तर में पता चल गई कि घोटालेबाज मोक्षित कॉर्पोरेशन को 50 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भाजपा सरकार आने के बाद किया गया। अब मैं आपको स्क्रीन में 12 जनवरी 2024 का एक पत्र दिखा रहा हूं। दरअसल ये पत्र जांच समिति का था। घोटाले की जांच करने के लिए सरकार बनने के करीब 1 महीने बाद ही एक समिति जो बनाई गई, इनमें नामों को आप गौर करें, जिनमें से जो कई नाम जो जांच की रिपोर्ट बना रहे थे वो खुद आज संदेह के दायरे में आ चुके हैं, क्योंकि फरवरी 2024 में जांच जब हो गई थी तो जांच को दबा दिया गया था। इस पत्र में आप जिम्मेदार अधिकारियों के नाम देख सकते हैं। रुद्र प्रताप सिंह चौहान वित्त नियंत्रक थे उस समय, डॉक्टर अनिल परसाई उप संचालक, डॉक्टर SN पांडे पैथोलॉजी विशेषज्ञ जिला अस्पताल, डॉक्टर खेमराज सोनवानी उप संचालक, डॉक्टर आनंद वर्मा स्टोर कंसल्टेंट, डॉक्टर आनंद साहू SPMNH और श्री जावेद कुरैशी योजना प्रभारी NHM। इन अधिकारियों की नीयत पर शक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जांच की जो कार्रवाई की गई और जिस जांच को दबाने की बातें सामने आ रही है, यहाँ इन अधिकारियों ने क्या पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, इसकी भी समीक्षा हो रही है। जांच इस बात की भी हो रही है कि IAS पद्मनी भोई साहू, IAS नीरज बंसोड़, IAS ऋतुराज रघुवंशी जो उस वक्त पदस्थ थे, इनमें से यदि एक भी अधिकारी सवाल खड़े कर देता तो शायद इतना बड़ा घोटाला और आगे नहीं बढ़ पाता।
छत्तीसगढ़ में 2023 में सत्ता परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण घपले घोटालों के आरोपों के कारण पुरानी भूपेश बघेल सरकार की बदनामी को माना गया, जिसमें शराब घोटाले के कारण सरकार की छवि खराब हुई थी। अब उसी शराब डिपार्टमेंट यानी आबकारी विभाग के प्रमुख विभाग वेबरेज कॉर्पोरेशन और स्टेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एमडी के पदों पर ऐसे अधिकारियों को बिठा दिया गया जो पुरानी सरकार के बेहद करीबी थे। विनीत नंदनवार जो दंतेवाड़ा के कलेक्टर थे, इन्हें दिसंबर 2023 में वेबरेज कॉर्पोरेशन का एमडी बना दिया गया, अज्ञात कारणों से बना दिया गया। इसी तरह स्टेट मार्केटिंग कंपनी के एमडी के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अभिषेक अग्रवाल को बिठाया गया। अभिषेक अग्रवाल एजाज ढेबर के बहुत करीबी हुआ करते थे। अपर आयुक्त के पद पर नगर निगम में काबिज थे, लेकिन चलती उन्हीं की थी। बड़े बड़े अधिकारी और कमिश्नर उनके आगे कहीं नहीं लगते थे। ऐसे पावरफुल अधिकारी जो भूपेश बघेल सरकार के करीबी हुआ करते थे, उन्हें आबकारी विभाग के इतने महत्वपूर्ण पदों पर कैसे बिठा दिया गया, ये एक शोध का विषय है। लेकिन सरकार बनने के बाद जब नई सरकार आई, लगातार बने रहे इस पद पर। लोकसभा के चुनाव आ गए, उसके बाद जुलाई 2024 में उन्हें हटाया गया। लेकिन समीक्षा होती रही पार्टी के अंदर खाने और सत्ता के भीतर भी ये चर्चा होती रही कि आखिर पुराने दागी अफसरों को किन कारणों से ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया गया, क्या कारण थे कि ऐसे दागी अधिकारी सिस्टम में हावी रहते हैं, जैसा कि मौजूदा हालात में भी देखने को आ रहा है। दरअसल बदले हुए हालात में हमारे देश में अब भी भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा विषय या मुद्दा नहीं माना जाता। भ्रष्टाचार कितना बड़ा हुआ, उसका दायरा कितना बड़ा था, इस पर आज ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। न केवल स्वास्थ्य विभाग, ऐसे ही हालात पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग में भी देखे गए, जहां टेंट कुर्सी लगाने के नाम पर 100 करोड़ का बजट लगभग खर्च किया जाता है, जिनमें जमकर कमीशन खोरी आती है। एक ताजा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा विभिन्न आयोजनों के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर या राज्य सरकार के आदेश पर जो बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, उसमें 70 से 80% कमीशन अफसर हड़प लेते हैं और टेंट कुर्सी लगाने वालों को महज 20% के आसपास ही मिल पाता है। यह पूरा खेल लगभग 100 करोड़ का होता है। इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर खुलकर विमर्श नहीं होता या कोई सबूत नहीं होते, लेकिन जांच होगी, ईमानदारी से कार्रवाई होगी तो कोई बेईमान बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने विश्लेषण के शुरुआत में कहा था, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। यदि नियत में बेईमानी होगी तो सरकार किसी की भी हो, बेईमानी जरूर होगी। और जो लोग खुद को ईमानदार होने का, सिद्धांतवादी होने का दम भरते हैं, वो भी ऐसे सिस्टम के साथ लालच के कारण बेईमानी में शामिल हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उसी संभाग से आते हैं, उसी इलाके से आते हैं जहां से पुराने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव चुनकर आते थे, उप मुख्यमंत्री थे। आज भी उनका छत्तीसगढ़ की राजनीति में खास सम्मान है। न केवल कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, जांच की आंच पुरानी सरकार के बड़े सफेद पोशों की तरफ जा रहा है, टी.एस. सिंहदेव की तरफ जा रहा है, भूपेश बघेल की तरफ जा रहा है, जो खुद को पाक साफ बताते थे, अपना दामन उजला बताते थे। उनके दामन पर जल्द ही वो छींटे भी नजर आएंगे, क्योंकि सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि बिना सरकार और सिस्टम के उच्च पदस्थ लोगों के सहमति के इतना बड़ा अपराध संभव नहीं था। जैसे कि सीजीपीएससी वाले मामले में हुआ, यहां टामन सिंह सोनवानी को अपने रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर और सुअर बेचने वाले भतीजे को डीएसपी बनाना था, तो इसके लिए उन्होंने खुद ही नियम का बदलाव कर दिया। क्या यह संभव है कि राज्य सरकार के मुखिया भूपेश बघेल की बिना सहमति के ऐसे नियम बदले जाए, जिसमें कि परिवार शब्द हटाकर रिश्तेदार शब्द जोड़ दिया जाए, जिससे भतीजों की नियुक्ति कराई जा सके? नितेश, जिसे कि पहले बताया जा रहा था कि टामन सिंह सोनवानी का बेटा है, दरअसल वो उनका भतीजा था और भतीजा परिवार के सीधे सदस्य के रूप में नहीं मानकर रिश्तेदार के रूप में माना जाए, इसीलिए नियम बदला गया। साहिल, जो कि सुअर बेचने का कारोबार करता था, उसे डीएसपी बनाना था, इसलिए नियम बदल दिया गया। लेकिन भ्रष्टाचार और
बेईमानी करने वालों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि वो कुछ भी करने और करवाने को तैयार थे। CGPSC मेरिट घोटाले में जेल में बंद कारोबारी श्रवण कुमार गोयल, जिन्होंने अपने बेटे और बहू को डिप्टी कलेक्टर बनाया, वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो CSR फंड के लिए सोनवानी की NGO को कॉलेज या स्कूल निर्माण के लिए फंड सीधे तौर पर कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनको यकीन था कि शासन और सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वापस से उनकी ही सरकार बनने वाली है। ऐसी खुशफहमी के कारण कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने, कई नेताओं ने अपने बेटा बेटी और रिश्तेदारों को नियुक्तियां दिलवाई CGPSC में। छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं का गला घोटकर घोटालेबाजी जिस तरह से हुई, डंके की चोट पर हुई, पहले तो हो रही थी, लेकिन अब भी जो बेईमान अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचार को परोक्ष रूप से ही बढ़ावा दे रहे हैं उस पर बारीक निगाह लगी हुई है। न केवल EOW, न केवल ACB, बल्कि हमारे भी मजबूत सूत्र हैं, ढेर सारी जानकारियां हैं। RTI के माध्यम से भी हमने लगातार जानकारी इकट्ठी की। आने वाले दिनों में हम कुछ और ऐसे बड़े खुलासे करेंगे जिस पर शायद यकीन करना मुश्किल होगा। पिछले दिनों हमने दुर्ग की पॉश कॉलोनी मालवीय नगर में 10,343 करोड़ के भारी घोटाले की जो जानकारी दी, दस्तावेज के आधार पर दी, RTI के माध्यम से दी और कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के आधार पर दी। तथ्यों के आधार पर ठोक बजाकर हम उन सबूतों को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें जानना समझना आपको जरूरी है, जिन्हें भ्रष्टाचारियों का संरक्षण मिलता है। बदले हुए भारत की बदली हुई इस तस्वीर में जनता कहीं ना कहीं ज्यादा स्मार्ट नजर आ रही है। अब लोग चुप नहीं बैठते, सोशल मीडिया का दौर है, ढेर सारी जानकारियां लीक होती है, लेकिन हम तथ्यों के आधार पर मजबूत जानकारी ही आपके साथ साझा करते हैं। तो राष्ट्रबोध के संघ के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द ही किसी नए मुद्दे के साथ मैं आपसे मिलने वाला हूं। नमस्कार।